क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे सुगवंश से पहले स्टूडेंट हमने पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, और मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम जो आता है वो था बृहदत्त। बृहदत्त की जो हत्या की थी, इसका जो एक सेनापति था उसका नाम आता है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य का जो अंतिम शासक था बृहदत्त की हत्या कर दी, और बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो कहने का तात्पर्य आज स्टूडेंट जो अपन का टॉपिक है वो है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में अपन सब क्या करेंगे, मिलकर अध्ययन करेंगे। तो नाम आता शुंग वंश का संस्थापक। सबसे पहले स्टूडेंट अपन संस्थापक की बात करते, तो संस्थापक है इसका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या की थी, शुंग वंश की नींव डाली थी। इसके बाद थोड़ी सी और बात की जाती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए थे। स्टूडेंट अश्वमेध यज्ञ क्या होता, अश्व प्लस मेध। अश्व का मतलब होता है स्टूडेंट घोड़ा, और मेध का मतलब होता है विजेता। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट, जो भी कोई भी शासक क्या करवाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाता था, तो वो क्या करता था, एक घोड़ा अपने साम्राज्य से उसे सजाकर और पूरे राज्य के लिए वो छोड़ देता था। कहने का मतलब यदि कोई राजा, दूसरा अन्य राजा उस घोड़े को पकड़े, तो उस राजा को जिसने जो घोड़ा छोड़ा उससे क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। यदि किसी भी राजा ने वो घोड़ा नहीं पकड़ा, तो जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा वहाँ तक पूरा क्षेत्र उस राजा के अधीन हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अन्य राजाओं ने जहाँ जिस क्षेत्र में उसका घोड़ा गया था और उस घोड़े को किसी राजा ने नहीं पकड़ा, तो वहाँ उस राजा का क्षेत्र अधिकार हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है जिस राजा ने वो घोड़ा छोड़ा था। आगे यदि बात करें, जो ये अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ है ये किसकी देखरेख में संपन्न हुआ था, तो इसमें एक पुरोहित का नाम आता है जिसका नाम है पुरोहित। पुरोहित का नाम है पतंजलि। पतंजलि की देखरेख में, जो पतंजलि है इसकी देखरेख में अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। और इसी के शासन काल में एक संस्कृत ज्ञाता जिसका नाम आता वैयाकरण, इसी के राज दरबार में एक संस्कृत विज्ञाता वैयाकरण था, और इसी के शासन काल में मनु स्मृति आती है। तो कहने का तात्पर्य ये अपन का एक शुंग वंश के बारे में था। यदि शुंग वंश के बारे में आगे यदि बात की जाए, तो शुंग वंश के बारे में अपन जो पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट शासक आते हैं, सबसे इनके बाद अग्निमित्र हुआ था। अग्निमित्र के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है वो ज्येष्ठमित्र। ज्येष्ठमित्र के बाद एक और शासक होता है, वो होता है भद्रक। भद्रक शासक के बाद एक अगला शासक होता है भागवत, और भागवत के बाद शुंग वंश के अंतर्गत एक और शासक होता है जिसका नाम आता है देवभूति। और जो देवभूति शासक है
इसकी जो मृत्यु करता है इसका एक अमात्य होता है, एक मंत्री होता है अमात्य, इसका अमात्य, और अमात्य का नाम मिलता है जिसका नाम वासुदेव। तो वासुदेव जो अमात्य है वो धोखे से देवभूति जो अंतिम शासक होता है सुखवंश का, वासुदेव से देवभूति की मृत्यु कर देता है, और मृत्यु करने के साथ ही ये सुखवंश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद अपन जो बात करते हैं यहीं पर अपन का सुखवंश खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो कण्व वंश आता है। और कण्व वंश आपके कक्षा 10 के अंतर्गत कण्व वंश का टॉपिक नहीं है, तो अपन कण्व वंश ने पढ़ करके स्टूडेंट अब पढ़ेंगे अपन दूसरा जो वंश आता है कण्व वंश के बाद अपन का जो नेक्स्ट वंश आता है कण्व वंश, अपन स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा स्टूडेंट सातवाहन वंश की। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट वंश पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है अपन का सातवाहन वंश। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपन किसको लेकर बात की जाती है सातवाहन वंश के अंतर्गत, सबसे पहले अपन पढ़ा है कि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संस्थापक। तो स्टूडेंट इस वंश के अंतर्गत भी सबसे पहले अपन किसके बारे में जानेंगे कि सातवाहन वंश की नींव किस शासक ने डाली थी। तो सबसे पहले जो शासक का नाम आता है संस्थापक में वो है सिमुक। जो सिमुक है इसने सातवाहन वंश की नींव डाली थी। धर्म की यदि बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते थे, और यदि बात करें कि ये कहाँ पर स्थित था सातवाहन वंश या इसके अन्य नाम को लेकर बात कर ली जाए, अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम मिलता आंध्र सातवाहन वंश। वर्तमान में यदि बात की जाए कि वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, उस जगह आंध्र सातवाहन वंश स्थित है। किन नदियों के बीच स्थित है, नदियाँ, और नदियों में यदि बात करें तो दो नदियाँ आती हैं, एक आती है कृष्णा और दूसरी आती है गोदावरी नदी। इन दो नदियों के मध्य ये अपन का जो अपन आंध्र सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं ये क्या है, स्थित है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंध्र जो सातवाहन वंश है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो अपन का आंध्र प्रदेश वाला इलाका है या क्षेत्र है, तो इसमें क्या था, सातवाहन वंश था। यहाँ राज करता सातवाहन वंश, क्या करता था, अपना राज्य करता था या शासन चलाया करता था। आगे यदि बात की जाए तो इनकी जो राजधानी को लेकर बात की जाती है, राजधानी है प्रतिष्ठान या पैठन। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो बात की जाएगी सातवाहन वंश के अंतर्गत जो नेक्स्ट शासक बनता है, जो वास्तविक जो संस्थापक भी माना जाता है, उसका नाम आता है वास्तविक सातवाहन वंश का वास्तविक शासक। सातवाहन वंश का वास्तविक शासक का जो नाम मिलता है स्टूडेंट, जो सातवाहन वंश का जो वास्तविक शासक है उसका मिलता है सातकर्णी प्रथम है। वो सातवाहन वंश का क्या है, वास्तविक शासक माना जाता है। सातकर्णी प्रथम ने बताया जाता है स्टूडेंट, सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। कहने का मतलब इसने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सातकर्णी प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था, और बताया जाता है कि सातकर्णी प्रथम ने अपने वंश को क्या किया था, कहने का मतलब इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया था। सातकर्णी प्रथम ने
अपने साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार किया था। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट, जैसे ही सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो शकों का आक्रमण होता है। जैसे ही शक एंट्री कर जाते हैं भारत देश के अंतर्गत, या सीधी बात करें तो सातवाहन क्षेत्र के अंतर्गत शकों की एंट्री होती है, और शक क्या करते हैं, जो भी क्षेत्र है सातवाहनों का उस पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अब बात करेंगे जैसे ही सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हुई और शक जो ये नासिक या बोले महाराष्ट्र के अंतर्गत शकों की एक शाखा आई थी। इसके अंतर्गत नहपान का क्या मिलता है, नाम मिलता है, जो पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाने गए। पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाने जाते थे। तो कहने का मतलब जो नासिक या महाराष्ट्र के अंदर शकों की एक शाखाएं थी, उनके अंतर्गत नहापान और भूमक का नाम मिलता है, जो जिनकी उपाधि क्षत्रप के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया था, जो पश्चिमी क्षत्रपों ने ये शकों की उपाधि है पश्चिमी क्षत्रपों ने क्या किया था, जो सातवाहन क्षेत्र थे उन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मतलब उन क्षेत्रों को विजित कर लिया, उन क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। कौन से, सातवाहन वंश के क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षत्रपों ने सातवाहन प्रदेशों को विजित कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट आगे बात करते हैं, जो सातवाहन वंश के अंतर्गत एक शासक होता है जिसका नाम मिलता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है, इसने जो अपने वंशजों से जो क्षेत्र चले गए थे किनके, शकों के पास, उन क्षेत्रों को वापस से गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया था, जीता था। तो पुणे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुणे मतलब दोबारा से, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों से प्रदेशों को जीता था और क्या काम किया था, पुनः शकों से प्रदेशों को जीता था और अपने वंश की कीर्ति एवं प्रसिद्धि फैलाए। किसने फैलाई थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ये क्या किया था, काम किया था। इनके बाद जो अगला शासक बनता है, किस वंश का, सातवाहन वंश का जो अगला शासक बनता है वो है वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी सातवाहन वंश का अगला शासक बनता है
और इसका जो भाई है वो है शिव श्री सातकर्णी। इसका भाई है शिव श्री सातकर्णी, किसका? वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का। और इसी समय जो उज्जैन के अंतर्गत शक शासक आते हैं, उनमें नाम मिलता है किसका? रुद्रदामन का। रुद्रदामन। और रुद्रदामन का नाम मिलता है। रुद्रदामन क्या करता है? इसकी एक पुत्री होती है रुद्रदामन की। रुद्रदामन की एक पुत्री होती है और उस पुत्री का विवाह शिव श्री सातकर्णी के साथ कर देता है। कौन कर देता है? शक शासक रुद्रदामन किसके साथ? शिव श्री सातकर्णी के साथ विवाह कर देता है। और जो प्रदेश होते हैं, अब शिव श्री सातकर्णी किसका दामाद बन गया था? रुद्रदामन का। तो कहने का मतलब ये एक राजनीति खेलता है। कौन? रुद्रदामन। किसके साथ? वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के साथ। तो वापस से जो रुद्रदामन है, जो शक है, वो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से वापस से जो सातवान प्रदेश है उनको जीत लेता है। अब आगे बात करेंगे अपन सातवान वंश का। जो नेक्स्ट शासक बनता है वो आता है 27वां शासक है, जिसका नाम मिलता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में अब नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। तो यज्ञश्री सातकर्णी ने क्या काम किया था? सातवान वंश का जो नेक्स्ट शासक है वो यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में बताया जाता है कि इसने वापस से शकों से प्रदेशों को जीता था और अपनी वंश कीर्ति स्थापित की। इसने कुछ मुद्राएं चलाई। और इन मुद्राओं के ऊपर किसके चिन्ह अंकित हैं? जलपोतों के चिन्ह हैं, जलपोतों के। तो जलपोतों के जो चिन्ह अंकित हैं, इससे पता लगाया जाता है कि जो यज्ञश्री सातकर्णी का जो क्षेत्र विस्तार था, यज्ञश्री सातकर्णी का जो क्षेत्र विस्तार था वो कहाँ तक था? समुद्र तक था। यज्ञश्री सातकर्णी ने ही ब्राह्मणों के लिए इसने ही एक प्रथा चलाई थी। किसने? यज्ञश्री सातकर्णी ने ब्राह्मणों को दान देने की। कौन सी प्रथा चलाई? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की, भूमि अनुदान देने की। इसके बाद यदि बात की जाती है कि जो इम्पोर्टेंट बात मिलती है वो है कार्लिका चैत्य। कार्ले की चैत्य की यदि बात करें तो ये बनाए जाते हैं। ये है 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। ये कार्ले के चैत्य की प्रमुख विशेषता है। इसी के साथ अपन का सातवां वंश है जो कंप्लीट होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लेकिन लाइक करना ना भूलें।